नमस्ते, सुप्रभात। मेरा नाम प्रांशु दास है। मैं 8वीं कक्षा छात्र हूँ और आज मैं आपके समक्ष उड़ीसा के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। उड़ीसा के नाम की उत्पत्ति के बारे में हम जानते हैं। उड़ीसा नाम की उत्पत्ति संस्कृत के ओड्र विषय या ओड्र देश से हुई है। ओड वंश के राजा ओड्र ने इसे बताया। पाली और संस्कृत दोनों भाषाओं के साहित्य में ओड्र लोगों का उल्लेख क्रमश और औद्याक और ओड्र के रूप में किया गया है। प्लिनी और टोलेमस जैसे यूनानी लेखकों ने ओड्र लोगों का वर्णन ओरेटेस कहकर किया है। महाभारत में भी ओड्रों का उल्लेख पौंड्र, उत्कल, मेकल, कलिंग और आंध्र के साथ है, जबकि मनु के अनुसार ओड्र लोग पौंड्रक, यवन, शक, परत, पल्लव, चीन, करित और खरस से संबंधित हैं। प्लिनी के प्राकृतिक इतिहास में ओरेटस लोग उस भूमि पर वास करते हैं जहाँ मेलोस पर्वत खड़ा है। यहाँ यूनानी शब्द ओरेटस संभव संस्कृत के ओड्र का यूनानी संकरण है, जबकि मेलोस पर्वत पाललहड़ा में समीप स्थिर मलयगिर है। प्लिनी में मेलोस पर्वत के साथ मोंडेस और सरीस लोगों को भी जोड़ा है, जो संभवतः ओडिशा के पहाड़ी क्षेत्रों में वास करने वाले मुंडा और स्वर लोग हैं। चलिए हम अभी ओडिशा के भूगोल के बारे में जानते हैं। भारत के पूर्वी तट पर बसे उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है। यह शहर अपने उत्कृष्ट मंदिरों के लिए विख्यात है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 42 मिलियन है, जिसका 40% अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का है। उड़ीसा का विकास दर अन्य राज्यों की तुलना में बिल्कुल खराब हालत में है। 1990 में उड़ीसा का विकास दर 4.3% था, जबकि औसत विकास दर 6.8% है। मगर पिछले 2 दशंधियों में उड़ीसा ने विभिन्न प्राकृतिक विपदाओं के बावजूद अनेकांश में प्रवृत्ति की है। स्वास्थ्य, शिल्प और प्राकृतिक विपदाओं से जूझने के अनेकांश में भी बहुत प्रगति की है। पूर्वी भारत में उड़ीसा का विकास सच्ची में तारीफ के काबिल है। उड़ीसा के कृषि क्षेत्र का विकास में योगदान 32% है। उड़ीसा का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है। पूर्वी भारत में सबसे तेज़ी से विकास करता हुआ राज्य है। ये छग, झारखंड, बिहार, बंगाल से आगे है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, जो उड़ीसा के पूर्व राजधानी कटक से सिर्फ 29 किलोमीटर दूर है। भुवनेश्वर भारत के अत्याधुनिक शहरों में से एक है, जिसकी वर्तमान में जनसंख्या करीब 9 लाख है। भुवनेश्वर और कटक दोनों शहरों को मिलाकर उड़ीसा का युग्म शहर भी कहा जाता है। इन दोनों शहरों में मिलकर कुल 14 लाख आबादी है, जो हर एक महानगर जैसे शहर का निर्माण करती है। इसलिए इन दोनों शहरों का विकास तेजी से हो रहा है। हिंदुओं के 4 धर्मों में से एक पूरी 60 किलोमीटर से दूरता पर बंगाल की खाड़ी के किनारे अवस्थित है। यह शहर हिंदू देवता श्री जगन्नाथ, उनके मंदिर एवं वार्षिक यात्रा के लिए सुप्रसिद्ध है, जिस धाम का नाम है पुरी। ओडिशा का उत्तरी व पश्चिमी अंश छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आता है। तवर्ती झलाका, जो कि बंगाल की खाड़ी में सटा है, महानदी ब्राह्मणी, वैतरणी आदि प्रमुख नदियों से सींचता है। यह झलक अत्यंत उपजाऊ है और यहाँ पर सघन रूप से चावल की खेती हो जाती है। उड़ीसा का तकरीबन 32% भूभाग जंगलों से ढका है, पर जनसंख्या विस्फोटन के बाद जंगल तेजी से सिकुड़ रहे हैं। उड़ीसा में वन्यजीव संरक्षण के लिए कई अभयारण्य है। इनमें से सिमलीपाल जातीय उद्यान प्रमुख है। कई एकड़ जमीन पर फैला हुआ यह उद्यान हालांकि व्याघ्र पकड़ के अंतर्गत आता है, पर यहाँ पे बहुत सारे दूसरे जानवर भी निवास करते हैं। ओडिशा की हृदों में चिलिका और अनसुम्पा प्रधान है। महानदी के दक्षिण में तटवर्ती इलाके में अवस्थित चिलिका पूरे एशिया देश का सबसे बड़ा हृद है। उड़ीसा का सबसे बड़ा मधुर जल हृद अनसुम्पा कटक के समीप पर्वत आठगढ़ में अवस्थित है। उड़ीसा सर्वोच्च पर्वत शिखर देवमाली है, जिसकी ऊंचाई 1672 मीटर है। दक्षिण ओडिशा के कोरापुट जिला में अवस्थित यह शिखर पूर्वा घाट का भी उच्चतम शिखर है। उड़ीसा
की भूमि एक सपाट जलोढ़ मैदान है। उड़ीसा बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है और इसका क्षेत्रफल 1,56,000 वर्ग किलोमीटर है। पश्चिम में पूर्व घाटों के टेबल लैंड केंद्रीय पठार का हिस्सा है और बीच में 5 बड़ी नदियों की हरी घाटियाँ हैं जो बंगाल की खाड़ी में बहती हैं। ऊर्ध्वाधर क्षेत्र में और ऊपरी ढलान पर जंगली हाथियों, बंगाल बाघ और अन्य दुर्लभ प्रजातियों में प्रचुर मात्रा में हरे भरे वन हैं। उड़ीसा में सभी भूमि प्लेट धान के लिए खेतों से ढकी हुई है, लेकिन कुछ स्थानों पर यह ग्रेनाइट के निम्न टीलों द्वारा भी कभी कवर किया जाता है। डेल्टा अपने दक्षिणोत्तर बिंदु से 170 किलोमीटर तक चिलिका झील तक फैला हुआ है। चिलिका झील केवल कुछ मीटर गहरा है और 900 से 1200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में शामिल है। महानदी नदी द्वारा बनाए गए एक बाढ़ को दूर करने के लिए हीराकुद बांध लगभग 20 किलोमीटर दूर बनाया गया था। संबलपुर के उत्तर पश्चिम में यह एक विशाल संरचना है जो 60 मीटर ऊंचा है और इसलिए 1,33,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में नाले श्रीलंका के आकार के 2 बार जितना फैला हुआ है। मुख्य भाग 1100 मीटर लंबे चिनाई वाला बांध है और 3500 मीटर से अधिक के एक और माथे बांध के साथ है। इस बांध में 270 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन और लगभग 7,500 हेक्टेयर उच्च गुणवत्ता वाला जमीन की सिंचाई का अनुमति देता है। चिलिका में बहुत सारे सुंदर सुंदर दृश्य भी हमको दिखने के लिए मिल सकते हैं। चिलिका में कई पक्षी दूर दूर से रहने के लिए भी आते रहते हैं। अभी हम उड़ीसा के इतिहास के बारे में जानते हैं। उड़िया यहाँ की मुख्य भाषा है। यह राज्य सम्राट अशोक के साथ हुए कलिंग युद्ध का एक साक्षी है। उड़ीसा पर 3री सदी से ईसा पूर्व से राज करने वाले बहुत सारे वंश हैं और उनमें से कुछ ओड वंश, महामेघवान वंश, माठर वंश, नल वंश, विग्र एवं मुगल वंश, शलोद वंश, भूमकार वंश, नदोवत वंश, सोमवंश, केसरी, गंगवंश, गजपति, सूर्यवंश, गजपति। अभी हम उड़ीसा के नृत्य के बारे में जानते हैं। उड़ीसा की समृद्धि कलात्मक विरासत है और इनमें भारतीय कला एवं वास्तुशिल्पी के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों का सृजन किया गया है। विविध चित्रों, पत्थर व लड़की पर नक्काशी, देव चित्र, पटचित्र कला के नाम से विख्यात और ताड़पत्रों पर चित्र के माध्यम से कलात्मक परंपराएं आज भी कायम है। हस्तलिपि कलाकार चांदनी के बेहम, महीन जाली की कटाई की आलकृति शिल्प कला के लिए विख्यात हैं। नृत्य जनजातीय इलाकों में कई प्रकार के लोक नृत्य हैं। मादल व बांसुरी का संगीत गांव में आम है। उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य ओडिसी 700 वर्षों से भी अधिक समय से अस्तित्व में है। मूलतः यह ईश्वर के लिए किया जाने वाला मंदिर नृत्य था। नृत्य के प्रकार, गति, मुद्राएं एवं भाग भंगिमाएं बड़े मंदिरों की दीवारों पर, विशेषकर कोणार्क में शिल्प व उभरी पर्वतकों ने इसे राज्य के बाहर भी लोकप्रिय बनाया है। मयूरभंज और सरायकेला प्रदेशों का छऊ नृत्य ओडिसी की संस्कृति की एक अन्य धरोहर है। 1952 में कटक में कला विकास केंद्र की स्थापना की गई, जिसमें नृत्य व संगीत के प्रोत्साहन के लिए एक 6 वर्षीय अवधि का शिक्षण पाठ्यक्रम किया गया। नेशनल म्यूजिक एसोसिएशन भी इस उद्देश्य के लिए है। कटक में अन्य प्रसिद्ध नृत्य व संगीत केंद्र हैं: उत्कल संगीत समाज, उत्कल स्मृति कला मंडप और मुक्ति कला मंदिर। एवं उड़ीसा में नृत्य के विभिन्न रूप, ताल, गठबंधन, भक्ति और इसकी विविधता जो जोड़ती है, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य का एक रूप है जो नक्काशी चित्रों के भाव, अभिव्यक्ति और गीतात्मक गुणों से छिपता है। ओडिसी नृत्य दर्शकों को एक ऐसा अनुभव देता है जो कि शब्दों से परे जाता है। नृत्य मंदिरों में खासकर किया जाता है।
एक उच्च शैली और सुंदर नृत्य शैली पेश करने के लिए कविता के गायन के ताल के साथ यह बुना जाता है। ओडिसी नृत्य शरीर, पैर और हाथों के लिए स्थिति के कड़े नियम पर पालन करते हैं, जो सदियों पहले चट्टानों में मूर्तियों के आकार के चित्रों और परिस्थितियों में पड़ते थे। लोक नृत्यों के आमतौर पर त्योहारों के दौरान किया जाता है और विभिन्न प्रकार के रूपों जैसे डांडा नाता, एक अनुष्ठान नृत्य, चेती घोड़ा, एक पारंपरिक मछुआरे का नृत्य, पीका नृत्य, युद्ध नृत्य और छो मुखडवाला नृत्य, जो उड़ीसी के मार्शल अतीत का याद दिलाता है। आदिवासी नृत्य जैसा गोधा, प्रजा शादी के लिए नृत्य और रंगीन गौड़ नृत्य आकर्षक और छाती छिद्रित पगड़ी के प्रदर्शन आकर्षक हैं और विभिन्न प्रकार के नृत्य शैली भी उड़ीसा में पाए जाते हैं। उड़ीसा के अनेक अपने पारंपरिक त्यौहार हैं। साल के 12 महीनों में 13 त्यौहार मनाने के कारण ही उड़ीसा राज्य को देश के राज्यों की तुलना में अनोखा माना जाता है। अनोखा त्यौहार अक्टूबर या नवंबर में मनाया जाने वाला बोईत बंदना अनुष्ठता है। पूर्णिमा से पहले लगातार 5 दिनों तक लोग नदी किनारे या समुद्र तटों पर एकत्रित होते हैं और छोटे छोटे नौका रूप तैराते हैं, जो इसका प्रतीक है कि वे भी अपने पूर्वजों की तरह सुदूर स्थानों की यात्रा पर निकलेंगे। पुरी में जगन्नाथ मंदिर है, जो कि भारत में सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यहाँ होने वाली रथ यात्रा में लाखों लोग आते हैं। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर के दूर पर भगवान सूर्य के रथ के आकार में बना कोणार्क मंदिर है। यह मंदिर में मध्यकालीन ओडिया संस्कृति में उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है। यहाँ मनाए जाने वाले त्यौहार विज्ञान, आध्यात्मिक, इतिहास, पौराणिक कथा आदि के आधार पर मनाए जाते हैं। उड़ीसा के मेले व सबसे बड़े खासियत है अलग अलग क्षेत्रों में इनकी विभिन्नता। इसका अर्थ है यहाँ पर पर्व का अलग अंदाज में मनाया जाता है, जो उड़ीसा वासियों की एकता और मजबूती को प्रदान करता है। जगन्नाथ मंदिर में जैसे रथ यात्रा और कई मेले लगे रहते हैं, जहाँ पर जाति, रंग एवं समुदाय नहीं देखा जाता है एवं बहुत ही सुदृढ़ता के साथ एक साथ सभी लोग मेले एवं पर्व मनाते हैं एवं वह विभिन्न प्रकार के कथाओं में विश्वास रखते हुए अपने भगवान को पूजते हैं। जैसे कि राजा यहाँ का एक बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसमें कि लड़कियों को सम्मान दिया जाता है एवं झूले में झुलाया जाता है, जैसा कि आप अभी अपने मोबाइल में देख पा रहे होंगे। और भी दूसरे कई विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे कि होली यहाँ पे बहुत ही मौज के साथ मनाया जाता है और सभी इसको बहुत खुशी से पालन करते हैं। उड़ीसा की शिक्षा 1947 के बाद शैक्षणिक स्थानों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यहाँ पर कुछ विश्वविद्यालय और कई संबंधित महाविद्यालय हैं, जिनमें उत्कल विश्वविद्यालय और उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सबसे बड़े व विख्यात हैं। कुछ विश्वविद्यालय हैं उत्कल विश्वविद्यालय, जो कि वाणी विहार भुवनेश्वर में स्थित है, फकीर मोहन विश्वविद्यालय व्यास विहार बालेश्वर, ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय भंज विहार ब्रह्मपुर, बैजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला के कुछ उदाहरण हैं। इनमें कुछ प्रबंधित स्थान हैं। जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो कि भुवनेश्वर में स्थित है। कुछ चिकित्सा महाविद्यालय हैं। श्री रामचंद्र भंज मेडिकल कॉलेज कटक, महाराजा कृष्णचंद्र गजपति देव मेडिकल कॉलेज, जो ब्रह्मपुर में स्थित है। आयुर्वेदिक महाविद्यालय अनंत त्रिपाठी आयुर्वेदिक कॉलेज बलांगीर में स्थित है। ब्रह्मपुर सरकारी आयुर्वेदिक महाविद्यालय ब्रह्मपुर में स्थित है। और गोपाल बंधु आयुर्वेदिक महाविद्यालय, जो पुरी में स्थित है।
आयुर्वेदिक महाविद्यालय के कुछ उदाहरण हैं। इस संस्थानों की उपस्थिति के बावजूद उड़ीसा की जनसंख्या का एक छोटा सा भाग विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षित है और राज्य की साक्षरता दर 63.61% और राष्ट्रीय औसत 65.38% से कम है। इसीलिए हमें अपने राज्य में शिक्षा के ऊपर प्रत्यक्ष ध्यान देना पड़ेगा, जिससे कि यहाँ की शिक्षित प्रतिशत बढ़ सके एवं सभी विश्व स्तर पर स्थानीय हों। अभी हम उड़ीसा की परिवहन के बारे में बात करते हैं। 1947 से पहले उड़ीसा में संचार सुविधाएं अविकसित थीं, लेकिन इनमें से रजवाड़ों के विलय और खनिज संसाधनों की खोज से अच्छी सड़कों की संजाल की आवश्यकता महसूस की गई। अधिकांश प्रमुख नदियों पर पुल निर्माण जैसे बड़े विनिर्माण कार्यक्रम उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू किए गए। महानदी के मुहाने पर पारादीप में सभी मौसमों के लिए उपयुक्त गैर बंदरगाह का निर्माण किया गया है। यह बंदरगाह राज्य के निर्वाहित से विशेषकर कोयले की निर्यात का केंद्र बन गया। राज्य में विकास दर बढ़ने के लिए परिवहन की अनेक योजनाओं को क्रियान्वित उड़ीसा सरकार कर रही है। सड़कें 2004 से 2005 तक राज्य में सड़कों की कुल लंबाई 2,37,332 किलोमीटर थी। इनमें से राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 3,595 किलोमीटर, एक्सप्रेस राजमार्गों की कुल लंबाई 29 किलोमीटर, राजकीय राजमार्गों की कुल लंबाई 5,102 किलोमीटर, जिला मुख्य सड़कों की कुल लंबाई 3,199 किलोमीटर, अन्य जिला सड़कों की कुल लंबाई 6,334 किलोमीटर और ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई 27,882 किलोमीटर है। इस पर बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं और इनको बढ़ाने का काम भी किया जा रहा है। पंचायत समिति सड़कों की कुल लंबाई 1,39,942 किलोमीटर और 88 किलोमीटर ग्रिडको सड़कें हैं। अभी हम बात करते हैं रेलवे के बारे में। 31 मार्च 2004 तक राज्य में 2,287 किलोमीटर लंबी बड़ी रेल लाइनें और 91 किलोमीटर छोटी लाइनें थीं। उड्डयन भुवनेश्वर में हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण का कार्य हो चुका है। अभी यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यहाँ से दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, नागपुर, हैदराबाद सहित विदेशों के लिए सीधी उड़ान है। इस समय राज्य भर में 13 हवाई पट्टियाँ और 16 हेलीपैड की व्यवस्था है। जो सुविधाएं पहले हवाई अड्डों में उपलब्ध नहीं थी, अभी वे सभी सुविधाएं हवाई अड्डों में उपलब्ध हैं एवं साधारण जन एवं लोगों के लिए इस कोरोना वाले महासंकट में बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। अभी बात करते हैं बंदरगाह के बारे में। पारादीप राज्य का एकमात्र मुख्य बंदरगाह है। गोपालपुर को पूरे साल काम करने वाले बंदरगाह के रूप में विकसित करने का कार्य अभी प्रगति के पथ में नियुक्त किया जा रहा है। अभी हम पर्यटन स्थलों के बारे में बात करते हैं। राज्य के आर्थिक विकास में पर्यटन के महत्व को समझते हुए मीडिया प्रबंधन एजेंसियां और पर्व प्रबंधकों को प्रचार एवं प्रसार का कार्य दिया गया है। उड़ीसा को विभिन्न महत्वपूर्ण पर्यटन परियोजनाओं जैसे धौली में शांति पार्क, ललितगिरी, उदयगिरी का उदाहरण दिया गया है तथा
यह लांगुड़ी के बौद्ध स्थलों को ढांचता हुआ विकास एवं पिपली को पर्यटन विकास का काम आगे किया जाएगा। पूरी भुवनेश्वर का एकाग्र उत्सव कोणार्क पर्व एवं का मेला एवं त्योहारों के विकास के लिए उड़ीसा प्रयास कर रहा है। उड़ीसा पर्यटन विभाग ने बैंकॉक, मॉस्को, लंदन, कुआलालंपुर, कोच्चि, कोलकाता, रायपुर आदि के भ्रमण व्यापार में आयोजनों में भाग लिया है। पर्यटन क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन देने के लिए 373 मार्गदर्शकों गाइडों को उड़ीसा ने प्रशिक्षण दिया है। पर्यटन स्थल हैं जैसे सूर्य मंदिर कोणार्क के, श्री लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर एवं सुंदर पुरी तट। अभी हम पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर के बारे में जानेंगे। मालवा का राज इंद्रदम्न ने पुरातन काल में जगन्नाथ मंदिर बनवाने का निमित्त विद्वान से बड़ा बड़ा पत्थर मंगवाया। शंखनाभी मंडल के ऊपर यह मंदिर बनाया गया है। यहाँ मालवा का राज इंद्रदम्न ने राजकृष्णपुर नाम का एक गांव बसाया था। मंदिर बन जाने के बाद राजा इंद्रदम्न मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए थे। ब्रह्मा जी को लाने में उनके अनेक वर्ष बीत गए। इस बीच मंदिर बालू रेत से ढक चुका था। बाद में राजा गालमाधव मंदिर को बालू रेत प्राप्त किया और वर्णित साक्ष्य के आधार पर कि इस मंदिर को राजा इंद्रदम्न ने निर्माण किया है, यह प्रजा को यकीन दिलाया और यह आज बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है। श्री लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर प्राचीन कला स्थापत्य के परिपूर्ण यह मंदिर भुवनेश्वर में अवस्थित है। यहाँ पर्यटकों की वर्ष भर भीड़ लगी रहती है। यहाँ इस पीठ के प्रलयंकारी श्री शिव अवस्थित हैं। इस मंदिर में 3 दरवाजे उत्तर, दक्षिण और पूर्व में हैं। पूर्व की तरफ 34 फीट की ऊंचाई के दरवाजे के दोनों तरफ सिंह के मूर्ति स्थापित हैं। इस द्वार के प्रवेश द्वार को कहा जाता है। मंदिर 4 भाग में विभक्त है। प्रथम भाग देउल बोला जाता है जो कि मुख्य मंदिर है। द्वितीय जगमोहन भक्तों के बैठक खाना। तृतीय नाट मंदिर, नृत्य मंडप। चतुर्थ भोग मंडप जहाँ भोग चढ़ाया जाता है। मंदिर की ऊंचाई 149 फीट, चौड़ाई 465 फीट, लंबाई 420 फीट में और क्षेत्रफल 4.4 एकड़ जमीन पर यह मंदिर अवस्थित है। इस मंदिर में शिव वाहन वृषभ और विष्णु वाहन गरुड़ को स्थापित किया गया है, जो सेवा जीव और वैष्णव जीव का निर्देश स्वरूप है। यहाँ महाप्रसाद पाया जाता है। यहाँ पर बहुत सारी भीड़ लगने के कारण यह बहुत बड़ा पर्यटन स्थल बन चुका है। अभी हम जानेंगे कोणार्क मंदिर के बारे में। भारत के 30 स्थलों में एक अर्क क्षेत्र है जिसका नाम कोणार्क है। यह प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक स्थल है। इस क्षेत्र को पद्म क्षेत्र मैत्रेयवन के नाम से जाना जाता है। मैत्रेय ऋषि के तपोफल से यह स्थान पवित्र हो गया, अतएव इसका नाम मैत्रेयवन नाम से प्रसिद्ध हुआ। सूर्यदेव यहाँ के अधिष्ठाता देवता हैं। सूर्यदेव यहाँ अर्कानुसार नामक राक्षस का वध किया था, जिस कारण इस क्षेत्र का नाम अर्क क्षेत्र हो गया। मैत्रेय वन का सूर्य पूजा करने से अनेक बीमारियां दूर हो जाती हैं और पाप क्षय हो जाता है। ऐसा कपिल संहिता में मिलता है। पद्म क्षेत्र चंद्रभागा के किनारे सांब को जो पिता के शाप से शापित होकर कष्ट रोग से ग्रसित हो गया था, उसे नारद जी की आज्ञा पालन करने के कारण रोग से छुटकारा मिला। यह पुराण में वर्णित है। यहाँ सुक मुनि तपोबल से योगचारी पुरुष हुए थे। सूर्य विग्रह कतिपय कारणों से हटाकर पुरी श्री मंदिर में स्थापित किया गया है, जहाँ प्रतिष्ठा
उपरांत अब पूजा अर्चना होती है। यह आज का बहुत बड़ा पर्यटन स्थल बन चुका है। अभी हम उड़ीसा के धार्मिक विवरण के बारे में जानेंगे। हिंदू यहाँ पे 94.35% हैं। ईसाई 2.44%, इस्लाम 2.07%, अन्य 1.14%। 2002 की जनगणना के अनुसार उड़ीसा में हिंदू इतने मात्रा में हिंदू, ईसाई, इस्लाम एवं अन्य जातियाँ इतने प्रतिशत में पाए जाते हैं। यहाँ के राजनीति में उड़ीसा का शासन भार संप्रत बिजू जनता दल के हाथों में है। इस दल के सभापति तथा राज्य के मुख्यमंत्री का स्थान स्वर्गत बिजू पटनायक के सुपुत्र श्री नवीन पटनायक का हाथ में है। अभी हम जानेंगे कृषि एवं सिंचाई के बारे में। उड़ीसा की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। सकल घरेलू उत्पाद NSDP में इसकी भागीदारी 30% है। साथ ही साथ इस क्षेत्र में 63% लोग जुड़े हुए हैं। कृषि योगी भूमि का कुल क्षेत्रफल 87.46 लाख हेक्टेयर, जिसमें 18.79 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित है। उड़ीसा का मौसम और मिट्टी यहाँ की कृषि अर्थव्यवस्था में मुख्य भूमिका निभाते हैं। कृषि योग्य भूमि का उपयोग अनाजों के उत्पादनों में हो रहा है, जो राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्र का 40% है और मुख्य रूप से तटीय क्षेत्रों जैसे बालेश्वर, भद्रक, कटक, गंजाम, जाजपुर, भगत सिंहपुर, केंद्रापड़ा, खुर्दा, नईपुरी आदि में उत्पादन किया जा रहा है। उड़ीसा में नए कृषि विज्ञान का प्रयुक्त होने के कारण उड़ीसा आज कृषि में बहुत आगे चल रहा है। अभी हम उड़ीसा के उद्योग के बारे में जानेंगे। उड़ीसा भारत के महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है जो कोई प्रकार के खनिजों स्रोतों की पूरी तरह संपन्न होता है। उद्योगों के लिए उड़ीसा के खनिज स्रोतों उच्च स्तरीय हैं। उड़ीसा में मुख्य रूप से लौह अयस्क, मैंगनीज, कोयला, बॉक्साइट, डोलोमाइट, टीन आदि खनिज पाए जाते हैं। उड़ीसा के खनिज स्रोत इस उद्योगों के लिए प्रमुख स्थानों में शामिल करता है। यही वजह है कि यहाँ राउरकेला स्टील प्लांट, राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की स्थापना की गई है, जो न केवल देश में बल्कि विश्व भर में बाजारों में अपनी अलग अलग पहचान रखते हैं। इन सब के अलावा राज्य में उद्योग के आंतरिक ढांचे में काफ़ी परिवर्तन किए गए हैं, जिसकी वजह से विश्व के कई बड़े औद्योगिक केंद्र उड़ीसा की और एक बेहतर भविष्य की आशा से देख रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत में उड़ीसा सही मायनों में विकास कर रहा है और आने वाले सालों में यह एक मुख्य औद्योगिक केंद्र के रूप में उभर सकता है। उड़ीसा सरकार का लक्ष्य उद्योग तैयार करना, निवेशकों को सहायक माहौल देना, जिससे कि राज्य में उद्योग का विकास हो, लोगों को रोजगार मिल सके और आर्थिक स्थिति में सुधार हो। IPR 2001 और ओडिशा उद्योग सरलीकरण एक्ट 2004 सरकार के ऊपर वर्णित लक्ष्यों को साकार करता है। वैसे भी उड़ीसा एक मुख्य निवेश केंद्र के रूप में उदित हो चुका है, न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भी। खास तौर पर स्टील, एल्यूमिनियम, पेट्रोकेमिकल, पावर, IT और ITS, खाद्य प्रसारण उद्योग, पर्यटन के अलावा कई और क्षेत्र में प्रमुख है। अभी हम ओडिशा में पाए जाने वाले खनिजों के बारे में जानेंगे। देश की खनिज संपदा में उड़ीसा का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अंतर्गत खनिजों की बड़ी किस्में शामिल हैं, जिनमें लौह अयस्क, क्रोमाइट, मैग्नीशियम, बॉक्साइट, गैर कोकिंग कोयला, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, निकेल, वैनेडियम, तांबा, सीसा, चीनी मिट्टी, ग्राफाइट, कार्बाइड, लाइमस्टोन, सिलेमेनाइट, जिरकन और टिन अयस्क मौजूद है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी हम उड़ीसा के मंदिरों के बारे में बात करेंगे।
उड़ीसा में मंदिर निर्माण की स्वर्ण युग 8वीं से लेकर 13वीं शताब्दी तक फैली, लेकिन यह 10वीं और 11वीं शताब्दियों में महिमा के शिखर पर पहुंच गया। उड़ीसा में स्थित मंदिरों में भारत आयन वास्तुकला की नागरा शैली के विकास का प्रतिनिधित्व किया गया है। भुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क के मंदिरों को 7वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक का ओरिजिन मंदिर वास्तुकला का उल्लेखनीय विकास दर्शाता है। कुछ मंदिरों में रहते हैं सक्रिय तीर्थ स्थल के केंद्र पूजा और विश्वास के हैं। मंदिर की योजना सरल है। मंदिरों में एक ऊंचा घुमावदार टावर या शिखर की तरफ एक शिखर पर ऊपर की तरफ होती है और टावर के द्वार के सामने खुली संचालना या बरमदा होती है। मुख्य मंदिर पर उगने वाला लंबा टावर और देवता के रूप में जाना जाता है और पोर्च को जगमोहन के रूप में जाना जाता है। जगमोहन आमतौर पर एक पिरामिड छत के 7 वर्ग है। कभी कभी इन मंदिरों में 1 या 2 हॉल मनाए जाते हैं और पोर्च के सामने सेट होते हैं। वे नतमंदिर और भोग मंदिर के रूप में जाने जाते हैं। मंदिरों के इंटीरियर में बहुत अंधेरा है और इसे केवल एक प्रजन देवता की एक झलक देने की अनुमति दी गई है और पूजा करने के लिए सक्षम किया गया है। मंदिर के टावर के प्रत्येक बाहरी हिस्से को ऊर्ध्वाधर फ्लैट पेश किए गए अनुमानों या राठों से विभाजित किया गया है। इन मंदिरों में मूर्तियां वर्णन करने में आसान नहीं है। मूर्तियां पवित्र से अपवित्र सभी को दर्शाती हैं, लेकिन मंदिर को निर्माण में इस्तेमाल किए गए प्रत्येक पत्थर को नकाशिया गया है। पक्षियों, जानवरों, फूलों और पौधों, इंसानों को विभिन्न विवरणों में ठीक विवरण से इसमें देखा जा सकता है और ये बहुत बड़ी मंदिरों में शामिल होते हैं। यह उड़ीसा की शान है और यह बहुत प्रमुख पर्यटक स्थल भी हैं। अभी हम उड़ीसा के लोगों के बारे में जानेंगे। उड़ीसा में ज़्यादातर लोग जनजाति हैं। अधिकांश जनजाति मुख्य रूप से कोरापुट, फुलबनी, सुंदरगढ़ और मयूरभंज जिलों में रहते हैं। वहाँ लगभग 60 जनजातियाँ हैं जो मुख्य रूप से जंगल और राज्य के दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। इनमें से प्रत्येक जनजाति की एक अलग भाषा है, सामाजिक रीति रिवाजों का पैटर्न और नृत्य, विवाह और धार्मिक समारोह सहित कलात्मक और संगीत परंपरा अलग अलग हैं। आदिवासी लोक नृत्य गांव में पूरे साल पूरे किए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अक्टूबर, नवंबर और मार्च अप्रैल में त्योहारों के दौरान कौंट ज़्यादातर पश्चिमी जिलों में पाए जाते हैं और वे अतीत में किए गए मानव बलि के लिए जाना जाता है। आज वे मानव बलिदान के बजाय पशुओं के बलिदान का अभ्यास करते हैं। तिब्बती बर्मीज मूल के बंधन या नग्न लोग एक ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा बोलते हैं और उच्च पहाड़ियों पर रहते हैं। इसके साथ कई साधारण जनजाति के लोग भी उड़ीसा में रहते हैं जो कि अपना जीवन साधारण रूप से व्यतीत करते हैं। अभी हम उड़ीसा के खरीदारी के बारे में बात करेंगे। सिगार, बक्से, आभूषण और सजावटी ट्रे, अत्यंत जटिल रजत चांदी का काम के साथ पट्टचित्र, उड़ीसा के लोक चित्रकला, वास्पियर, पिपली के काम करने वाले पेपर मास्क, कलरफुल कैनोपीस, एवनिंग और छतरियाँ कुछ प्रसिद्ध वस्तुएं हैं जिन्हें उड़ीसा से खरीदा जा सकता है। उड़ीसा भी अन्य रेशमी और कपास से हैंडलूम, साड़ियाँ और कपड़ों का घर है जो कि कपड़े, पलंगों, टेबल लिनन और साज सामान बनाता है जिसे दूसरे राज्यों में बेचा जाता है। उड़ीसा भी दूसरे राज्यों से कई प्रकार की चीज़ों की अदल बदल करता रहता है और दूसरी कई चीज़ें भी खरीदता रहता है। उड़ीसा में ज़्यादातर सांस्कृतिक चीज़ें ही पाई जाती हैं और इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य उड़ीसा के ऊपर ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।